Hello, good morning, dear students and friends. Now we have a topic that is parallelogram law of vector additions. आज जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। पिछला जो आपका लेक्चर जो था आपका वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस था। तो आज जो आपका लेक्चर जो है दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में डिफरेंस क्या है, पहले ये आपको क्लियर करके दूंगा आपको मैं। कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहां पर जब आप रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करोगे आप, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू जो आपको मिलेगी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वही वैल्यू मिलेगी आपको, और यहां पर भी आप जो पढ़ोगे अभी आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो यहां पर भी आपको वैल्यू जो है वो सेम मिलेगी। इसके बाद एंगल अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर का निकालोगे तो वहां पर भी आपको वही एंगल मिलेगा और यहां पर भी आपके पास वही एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि बाय नेचर हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और हमारे पास जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हमारे पास कैसे हम यहाँ पर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स को, या दो वेक्टर जिनको हमने ऐड करना है तो उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आपको अपनी मर्जी है कौन सा लॉ यूज करोगे आप दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो वो भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज में लाया जाता है, और ये भी हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है। तो यहां पर देखेंगे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है इफ टू वेक्टर्स, जैसे यहां पर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, वेक्टर ए और वेक्टर बी, विच रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर देखिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देन द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट जो है यहां पर डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास थर्ड साइड रिप्रेजेंट करती थी, यहां पर हमारे पास जो है डायगोनल जो हमारे पास जो है पैरेललोग्राम का जो है वो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, जो आंसर आपके पास आता है दो वेक्टर्स को ऐड करके। दोनों वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमारे पास सेम नेचर्स के होने चाहिए। नेचर का मतलब हुआ अगर एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है दूसरा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, अगर एक वेक्टर फोर्स है तो दूसरा वेक्टर भी फोर्स ही होना चाहिए। तो उन दो डिस्प्लेसमेंट को या उन दो हमारे पास जो है फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का यूज करते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट हमारे पास यही है जो अभी यहां पर लिखा है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता है तो इसलिए मैंने इसको पहली स्टेटमेंट लिख ली है। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू adjacent sides of a parallelogram with magnitude as well as directions, then the diagonal of parallelogram represents the resultant vector of these two vectors with magnitude as well as directions। तो यही हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमारे पास है इनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन यहाँ की तरफ है, वेक्टर बी की डायरेक्शन यहाँ की तरफ है, इनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और रिजल्टेंट जो हमारे पास वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दो वेक्टर्स को, और वो हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड्स भी यहाँ हमारे पास मैग्नीट्यूड जो भी होगा हमारे पास और डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है ये रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन से हमें कहां से पता चलेगा डायरेक्शन इसकी क्या है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारे पास वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल वे है हमारे पास, सिंपल हमारे पास यहाँ पर भी है। अब हम वही हमने स्टेटमेंट लिखी तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या है, आर है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। वहां पर भी रिजल्ट वेक्टर आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है था, और यहाँ पर भी आपके पास जो है रिजल्ट वेक्टर जो हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है। तो ये जो हमारे पास मैंने आपको कहा सिंपल है हमारे पास। एक अगर आपको मैं कहूंगा क्या कैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, दो यहाँ पर वेक्टर जो हमारे पास जो है इन वेक्टर्स के बीच में अगर मैं कहूंगा इन दो वेक्टर्स के बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। एक एग्जांपल के जरिए से आपको कहूंगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक स्टोन है, इस स्टोन पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ की तरफ लग रही है और दूसरी फोर्स यहाँ की तरफ लग रही है। ये आप अगर इसको मैं बोलूंगा F1, इसको बोलूंगा मैं F2।
तो अगर आपको बोला जाएगा बोलिए इस पर नेट फोर्स कहां की तरफ होगी, पहले नेट फोर्स क्या होगी, समझे आप। इस पत्थर को एक ऐसे खींच रहा है, दूसरा ऐसे खींच रहा है, तो अब इस पर टोटल फोर्स क्या होगी, वो टोटल फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, समझे आप। तो वो टोटल फोर्स क्या होगी, वो उस टोटल फोर्स को अगर हमें निकालना होगा तो वो टोटल फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा हमारे पास जो है उस टोटल फोर्स की डायरेक्शंस कहां की तरफ होगी, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है उस टोटल फोर्स की डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, मैं वो टोटल फोर्स यहां की तरफ लगेगी, समझे आप, और इसका मतलब उस टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ, और उस वो जो हमारे पास टोटल फोर्स जो होगी वो कहां की तरफ होगी, वो हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर से भी पता चलेगा। तो सिंपल हमारे पास जो होता है, दो वेक्टर्स को यहां पर हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारे पास किसकी स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की। तो देखिए हमारे पास, अगर इसका नाम रखूंगा मैं ओ ए ओ बी, इसका नाम रखेंगे सी, तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ओ ए सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं कहूंगा, मैं अगर आपके पास ये वेक्टर हमारे पास है, ओ ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को, तो देखिए एसी भी वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वेक्टर बी को पैरेलली में शिफ्ट कर सकता हूं मैं, पैरेलली शिफ्ट करके, इसका मतलब एसी को भी कहूंगा मैं कि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी आपके पास एक वेक्टर है, हमारे पास कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी ही है हमारे पास। अगर ये ओ ए वेक्टर ए है, तो इसका मतलब मैं बीसी को भी कहूंगा ये आपका वेक्टर क्या है, हमारे पास वेक्टर ए ही है, क्योंकि वेक्टर बी को हमारे पास जो है, वेक्टर बी को मैं पैरेलली शिफ्ट कहीं भी कर सकता हूं, मैं वेक्टर बी को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, और एसी भी आपका वेक्टर क्या हमारे पास है, ये वेक्टर बी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखिए यहां पर अगर मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, अब एसी आपका वेक्टर बी बना, समझे आप। तो यहां पर जब एसी आपका वेक्टर बी बना, तो सबसे पहले आपको मैं कहूंगा, मैं ये तो आपके पास स्टेटमेंट आ गई, आर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू को निकालूंगा, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं हम, एनालिटिकल मेथड से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। तो पहले हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर क्या है आपके पास, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये है हमारे पास, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट थीटा जो हमारे पास, थीटा विद द एंगल बिटवीन, ये हमारे पास एंगल किसके बीच में है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर मैं कहूंगा, मैं थीटा जो हमारे पास है, ये थीटा हमारे पास वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल है, ये हमारे पास है। यहीं पर ये देखिए, यहां पर टेल और टेल मिल रही, तभी जाकर मैंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है। इस वेक्टर बी को अगर शिफ्ट करूंगा पैरेलल, ये भी आपका वेक्टर बी बना, तो यहां पर मुझे अगर रिप्रेजेंट करना होगा कौन सा एंगल थीटा होगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास ये थीटा जो है वो यहां पर होगा, ये आपका थीटा है। तो इसका मतलब मैंने वेक्टर ए को शिफ्ट किया आगे की तरफ, तो जब शिफ्ट किया मैंने, तो यहां पर हमारे पास ये वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी, और ये थीटा आपको यहां पर भी आपको मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी आपके पास ये थीटा है, वेक्टर ए, और ये आपका वेक्टर ए होगा, और ये आपका वेक्टर बी होगा, और ये थीटा हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। यहां पर भी वही करूंगा, क्योंकि आंसर दोनों में आपको सेम ही मिलेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप देखोगे आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इस आर की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो यहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, इसका नाम रखूंगा मैं डी। सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, समझे आप, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, सी डी आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो सब इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ किया हमने, सी डी परपेंडिकुलर ऑन किस पर, वेक्टर ए के एक्सटेंशन पर, वेक्टर ए को एक्सटेंड किया, या वेक्टर ए पर ही हम कहेंगे, हमने सी डी जो हमारे पास जो है, इट इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए पर हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए, जब ये हमारे पास आ रहा है, तो सबसे पहले जैसे वहां पर हमने इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली थी हमने सी डी, इसके बाद हमने इस ए डी की वैल्यू भी निकाली थी, ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक ए डी है, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे हम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करनी है बाद में, तो हमारे पास ये आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए, अब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे हम, ए डी, ये ए टी सी, ये ए डी सी में
तो राइट एंगल ट्राइंगल ले ली मैंने और यहां से साइन थीटा को यूज करूंगा मैं। साइन थीटा किस इक्वल का है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, डीसी है, तो डीसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, एसी है। एसी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो बी होगा। तो यहां से मैं डीसी की वैल्यू निकालूंगा, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूंगा मैं। डीसी आपके पास किसके इक्वल आया, दैट इज बी साइन थीटा के इक्वल आया। ये मैंने क्या निकाला, मैंने डीसी निकाला मैंने। अब सिमिलरली वैसे ही मैं अब क्या करूंगा, मैं ये आपने लिखा होगा, अब क्या करूंगा मैं, यहां पर आप सिमिलरली मैं एडी की वैल्यू को भी निकालूंगा मैं, क्योंकि एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम मिलेगी आपको इसमें और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में। आप देखोगे आप एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा, वैल्यू भी सेम, एक्सप्रेशन भी सेम, सब कुछ, एंगल भी सेम आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी ट्राइंगल को यूज करेंगे, एडीसी को और कॉस थीटा को यूज करूंगा मैं। तो कॉस थीटा किसको होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, एडी, एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, एसी। एसी किसके इक्वल है, वेक्टर बी के रिप्रेजेंट, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, उसका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, बी। तो ये होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं एडी की वैल्यू निकाली मैंने, दैट इज एडी किसको लाएगा, बी ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, तो बी कॉस थीटा, ये निकाला मैंने एडी की वैल्यू। अब ट्राइंगल कौन सी पकड़ूंगा मैं, एडीसी, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ूंगा मैं, एडीसी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओडीसी, ओडीसी ये आपके पास है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम, ए ओसी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर। तो ओसी किस इक्वल है, वेक्टर आर के इक्वल है। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा, हो गया आर का स्क्वायर, हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है आपके पास, ओडी, इसको मतलब ओडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डीसी, डीसी आपके पास परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओडी, ओडी जैसे वहां पर किया था वैसे ही आपने करना है। ओडी हमारे पास किस इक्वल है, ओ ए प्लस ए डी इक्वल है। तो ओडी की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, ओ ए प्लस ए डी, इसका स्क्वायर प्लस डीसी, इसको इधर रखें पहले, आप वैल्यूज पुट करेंगे हम, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, उसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, प्लस एडी, एडी अभी आपने निकाला किस इक्वल है, बी कॉस थीटा इक्वल है, एडी, एडी की वैल्यू बी कॉस थीटा। इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर यूज किया मैंने। डीसी, ये डीसी है, डीसी भी अभी आपने निकाला किस इक्वल है, बी साइन थीटा इक्वल है, ये निकाला आपने। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करो, आप बिल्कुल आंसर वही आपके पास आ जाएगा। यहां पर भी रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका क्या है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है, ए है, और बी क्या है आपके पास, बी कॉस थीटा हो गया 2ab प्लस हो गया, ये हमारे पास खत्म कर दिया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये हमारे पास प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ में रखेंगे हम, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर इधर भी है, तो बी स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। यहां पर आप देखिए, आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये आपके पास आ रहा है।
अब आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई। आपने निकालना है आर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो किसी को आएगा स्क्वायर उस साइड चले जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपने निकाला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू। देखिए आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को आप देखो आप, और यहां पर भी देखो आप, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, 2ab cos थीटा इक्वल आ रहा है। अब हम ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जैसे वहां पर मैंने दो फोर्सेस ले ली, एक फोर्स ये है दूसरी फोर्स ये है, उस रिजल्टेंट उस टोटल फोर्स जो हमारे पास है वो इस ये रिजल्टेंट वेक्टर उस टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, टोटल फोर्स। अब वो टोटल फोर्स कहां की तरफ लगेगी, वो कहां से हमें पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल कितना बना रहा है, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। मैं कहूंगा वो एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, समझा। ये रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में एंगल है। अब इस अल्फा को हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी। तो देखिए ये आपने लिखा होगा, क्लियर हुआ आपको, यहां तक समझ में आया होगा आपको। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा फिर से आपको मैं रिव्यू दूंगा मैं इस लेक्चर का। तो देखिए अब एंगल निकालेंगे, लेट करेंगे, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। रिजल्टेंट वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। तो यहां पर मैं टेन अल्फा को यूज करूंगा मैं, और ट्राइंगल यही यूज करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज की मैंने, और इसमें हम क्या करेंगे, हम टेन अल्फा को यूज करेंगे। आपको टेन थीटा, जैसे थीटा की जगह पर यहां पर अल्फा है, तो आपको पता है टेन थीटा या टेन अल्फा किसको होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास डीसी है, बेस क्या है आपके पास है ओडी है, तो डीसी किसके इक्वल है, डीसी अपॉन ओडी की जगह पर मैं लिख सकता हूं मैं ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी। यहां पर हम डीसी निकाला है हमने, डीसी जो आपके पास आया था वो बी साइन थीटा के इक्वल आया था, अपॉन ओ ए किस इक्वल है, ए के इक्वल है, प्लस एडी किस इक्वल है आपके पास, दैट इज बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो देखिए टेन अल्फा जो आपके पास आया वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल आया। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम, ये अल्फा यहीं पर रहेगा, टेन अगर चले जाएगा तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहां पर भी देखा कि हमारे पास जो है अल्फा की वैल्यू भी वही आ रही है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिविटी में आपके पास आई थी, और हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही आ रहा है जो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिविटी में आया था। इसका मतलब हमारे पास, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि दोनों को आप यूज कर सकते हो, आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिविटी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिविटी, कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आपका टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ, जो आपका टॉपिक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब देखिए हम आपको अब एक न्यूमेरिकल के जरिए से आपको समझाएंगे, आपको रिजल्टेंट वेक्टर्स को कैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस क्या होगी, एक एग्जांपल के जरिए से, एक न्यूमेरिकल के जरिए से आपको समझाएंगे हम। जैसे हमारे पास एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 हम कहेंगे, F1 कितनी लग रही है हमारे पास, दैट इज 50 न्यूटन। उसी बॉडी पर दूसरी फोर्स जो लग रही है हमारे पास, F1 हो गया 50 न्यूटन। उसी बॉडी पर दूसरी फोर्स लग रही है हमारे पास, दैट इज F2, दैट इज 30 न्यूटन। ये दो फोर्सेस कुछ एंगल बना रही हैं, कितना बना रही हैं, 60 डिग्री। आपको पूछा जाएगा ये पत्थर हमारे पास है, इस पर टोटल फोर्स क्या लगेगी, दो फोर्स लग रही है तो टोटल फोर्स क्या होगी इस पर, और उस टोटल फोर्स की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को हम यूज करेंगे, उसी को देखेंगे आप। देखिए F1 मैंने A की जगह पर लिखा मैंने F1 कितना है 30 न्यूटन, B की जगह पर लिखा मैंने F2 दैट इज 30 न्यूटन। इन F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है 6 डिग्री। हमें बोल रहा है कि टोटल फोर्स निकालें। टोटल फोर्स जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, रिजल्टेंट वेक्टर टोटल फोर्स को बोलेगा टोटल फोर्स क्या होगी। ये आपके पास रिजल्ट वेक्टर है, तो रिजल्ट वेक्टर की जगह पर मैंने F लिखा। अब आपके पास F क्या है, रिजल्ट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले हम, उसके बाद एंगल भी निकालेंगे हम, ये कहां की तरफ जा रहा है हमारे पास रिजल्ट वेक्टर। सिंपल है हमारे पास, मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स के जरिए से समझा रहा हूं, मैं क्लियर हो जाएगा आपको। आपका टॉपिक तो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा अभी आपको। अब न्यूमेरिकल के जरिए से अगर आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ स्टोन ऑन अ बॉडी, वन फोर्स इज 50 न्यूटन एंड अदर इज 30 न्यूटन, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन अ बॉडी, टोटल फोर्स क्या होगी ए बॉडी पर, और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप कैसे करोगे, यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्शन यूज करोगे और निकाल सकते हो आप टोटल फोर्स भी, और उस टोटल फोर्स की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी। जैसे ये दो फोर्स लग रही हैं तो हम कहेंगे टोटल फोर्स फिर इस डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे उसका, और वो भी वैल्यू हमारे पास डायरेक्शन भी निकालेंगे आप। तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल जो हमारे पास हम निकालते हैं तो वो किस होता है tan अल्फा, जो हमने निकाला था वैल्यू, तो उसी को हमने यूज करना है। इसका मतलब यहां पर आप देखोगे आप तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी को होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये होगा ना आपके पास। वही मैंने लिखा है, रिजल्टेंट वेक्टर की जगह पर मैंने F लिखा, अंडर रूट ऑफ A की जगह पर मैंने F1 लिखा, B की जगह पर मैंने F2 लिखा, प्लस 2ab cos थीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। F1 कितना है 50 न्यूटन, उसको स्क्वायर, F2 कितना है 30 न्यूटन, उसको स्क्वायर, प्लस ट्वाइस F1 कितना है 50, F2 कितना है 30 इंटू कॉस 60। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया 500 ना, 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900, प्लस 30 इंटू 2 हो गया 60, 60 इंटू 50 कितना हो गया 3000 इंटू 60, cos 60 जो होता है 1/2 की इक्वल होता है, 1/2 को डिवाइड करो तो 0.5। जल्दी जल्दी करोगे आप, इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है अंडर रूट ऑफ 4900। तो ये किसका स्क्वायर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर है। तो 70 स्क्वायर 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 हो गया कैंसल, टोटल फोर्स आपके पास 70 न्यूटन आ गई। ये टोटल फोर्स कितनी आ गई आपके पास 70 न्यूटन। अब अगर आप निकालना चाहोगे आप, ये टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 70 न्यूटन। अब ये टोटल फोर्स कहां की तरफ लग रही है बॉडी पर, कहां की तरफ, वो भी हम निकालेंगे हम। तो वो कहां से निकालेंगे हम, वो यूज करेंगे हम वही जो आपने tan अल्फा को यूज करो आप। tan अल्फा किसकी इक्वल होता है b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। b की जगह पर हमारे पास यहां पर आएगा F2, a प्लस b F1 प्लस b हो गया F2 cos थीटा। b कितना है आपके पास, सेकेंड फोर्स 30 इंटू साइन 60 अपान 50 प्लस 30 cos 60। वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि ये दी हुई है आपको वैल्यू। तो आप देखिए यहां पर आप निकालोगे आप वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो आप जल्दी जल्दी से। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 30, तो यहीं पर है आपके पास साइन 60। तो साइन 60 आप निकालोगे आप, तो साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज 0.8660 हमारे पास होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप ये वैल्यूज निकालो आप। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आपके पास आता है 50 प्लस 30 और cos 60 किसको होता है 1/2 की इक्वल होता है, तो 1/2 किसको होगा 0.5 के इक्वल होगा। इस पूरे को सिंप्लीफाई करो आप, तो पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू
30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो आप, फिर इसका फिर 30 यहाँ पर, फिर 30 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करो आप, प्लस करो 50, तो पूरा डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाता है आंसर, दैट इज 0. क्या आता है आपके पास 3997. ये खुद ही करोगे आप, 12th में पढ़ते हो आप, तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे आप, 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इनवर्स 0.3997 ये आपके पास आ रहा है। तो यहां पर अब आप क्या करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 10 इनवर्स 0.3997 की वैल्यू निकालो आप, तो ये वैल्यू निकाल करके आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू क्या आ जाएगी 21.53 डिग्री। ये आपके पास आ गया एंगल, किस एंगल से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर होगी, वो कितनी होगी 21.53 डिग्री। तो टोटल फोर्स जो हमारे पास बॉडी पर लगेगी, टोटल फोर्स जो निकाली आपके पास वो आपको निकली 70 न्यूटन, और वो 70 न्यूटन किस डायरेक्शन में जाएगी, वो 70 न्यूटन जो होगी वो 21.53 डिग्री पर जाएगी, समझा। वो कितना एंगल बनाएगी F1 से, F1 जो वेक्टर हमारे पास है, F1 फोर्स जो है उसके किस डिग्री पर, उसके किस एंगल पर हमारे पास जो होगा रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो यहां F1 से 21.53 डिग्री पर हमारे पास जो होगी टोटल फोर्स होगी। तो ये आपके पास था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, और उसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल के जरिए से मैंने आपको बोला टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।